हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने सीडीपी के सिलेबस में काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं आगे, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया चैप्टर, नया टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। मेन पॉइंट्स हैं उनको समझ लेंगे और हम सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं उनको मैं डिस्कस कर लूंगा। क्योंकि अभी आपसे आज सैटरडे को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मंडे से आपका मैं थोड़ा एक नया सीरीज लाने वाला था, लेकिन अभी कुछ कारणवश मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो सीरीज में थोड़ा डिले होगा। डिले नहीं मतलब ज़्यादा नहीं, लगभग हम फिर वो सीरीज बुधवार से या बृहस्पतिवार से या फिर इसके नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इस हफ्ते फिर आपका जो सिलेबस रह जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैंने ये डिसाइड किया कि पहले आपका सीटेट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन का सिलेबस है उसको पहले पूरा खत्म कर लेते हैं। सीरीज को स्टार्ट करने का मतलब तभी बनता है, ठीक है, ताकि बच्चों को भी लगे कि हाँ पहले से टॉपिक जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो चुका है, उसके हिसाब से हम फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने भी हमें ठीक रहेगा। और आपका जो एमसीक्यू सीरीज होगा वो सुपर टेट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, यूपी टेट के लिए बेनिफिशियल होगा, सी टेट के लिए, ऑल टेट एग्जाम्स कोई भी हो आपका सारा उसमें इंक्लूड करके इसी हिसाब से मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक है मुख्यतः वो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके पहले जो हम चीजें पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा उनका आपको एक रिव्यू देना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमने पहला टॉपिक अपना पढ़ लिया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हमने पहले फिर जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनके हमने थ्योरीज पढ़ ली थी। कौन कौन से थे? जीन पियाजे, वाइगॉस्की, ठीक है, और कोहलबर्ग। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था जो आपका सामाजिकरण सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसको भी पढ़ लिया है। सॉरी, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ लिया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में खता आपका जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है। और आपका एक टॉपिक और है, एक नहीं दो टॉपिक और है। सेकंड आपका है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल, और इसमें एक और आपका टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका लर्निंग थ्योरीज। इन तीनों टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आपका ये हो गया। सेकेंड नंबर इसमें डाल देते हैं, थर्ड नंबर इसमें डाल देते हैं, और फर्स्ट नंबर तो ये आपका हो ही गया, ठीक है। बाकी ये जो आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है, समय शिक्षा, बाकी चीजें आ जाएंगी। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा आपके इंटेलिजेंस आईक्यू पे निर्भर करता है, ठीक। आईक्यू पे क्या कि आपको अगर जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज मतलब ये हो जाता है जनरल चीजों की नॉलेज ठीक ठाक तरीके से है तो आप चीजें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हो क्या जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है, जो आपका बहुआयामी बुद्धि हो जाता है, इसको बोलते हैं हम। एक सेकेंड, यहां पे हम बोल देते हैं बहुआयामी बुद्धि, ठीक है। ये आपका थ्योरी हो जाता है, जिसको मैं आपकी फैक्चुअल चीजें आती हैं, ठीक है। इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत भी रखते हैं। अब होता क्या है, यूपी टेट के जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें इसका चैप्टर अलग से दे रखा है, लेकिन सीटेट वालों ने क्या किया है कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के नाम से इन्होंने चैप्टर को इंक्लूड किया है, और उसमें उसके अंदर हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आप चीजों को समझें, चीजें वही हैं जो यूपी टेट में इसमें, लेकिन यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल पे चीजें डिपेंड करती हैं कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन में आपसे यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल की इंटेलिजेंस में थ्योरीज नहीं पूछेगा
कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, एक बुद्धि का किसने दिया, द्विबुद्धि का किसने दिया, त्रिबुद्धि का किसने दिया, मिनट का परिष्कार, साइमन विनय परीक्षण, इन चीजों के बारे में आपसे डायरेक्टली सीटेट में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यूपी टेट में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी आपसे डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा कि बताइए कि बच्चे के फैक्चुअल चीजों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किसने बांटा, किसने बताया, कौन से मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने बताई, फैक्चुअल की चीजें होंगी। यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजों को इंक्लूड कर दिया गया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कौन कौन से कारक होते हैं, कॉजेस कौन कौन से होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मतलब विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे यहाँ पे सीटेट में पूछता है। यही चीज आपका यूपी टेट में अलग तरीके से बताया गया, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस और लर्निंग थ्योरीज को अलग अलग लिया था। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था इसमें ये था कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में आपकी जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो सीटेट नहीं पूछता है। इसमें आपका थ्योरीज रिलेटेड जो चीजें होती है वो आपसे पूछता है, ठीक है। इसमें लर्निंग थ्योरीज आती है। लर्निंग थ्योरीज में हम सीखने के सिद्धांत ही तो पढ़ते हैं, जैसे आपका थॉर्नडाइक का हो गया, ठीक है। थॉर्नडाइक के बाद आपका कोलबर्ग का हो गया, और कोलबर्ग का मतलब जो आपका यहाँ तो नैतिक विकास हमने पढ़ लिया ना, इनकी मैं जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो तो हमने पढ़ ली, लेकिन कोलबर्ग में जो आपका वनमानुष के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का आपका हो गया, पावलोव का हो गया, इन चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं अलग से। तो लर्निंग थ्योरीज में जो थ्योरी बताई गई है फैक्चुअल चीजों को छोड़ के थ्योरीज पे ज्यादा हम बात करते हैं सीटेट में, क्योंकि थ्योरी पे क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। चूहा हो गया आपका, ठीक है, कुत्ते के ऊपर पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां पर आपका क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी हो गई, और आपका जो बोला जाता है कि कुत्ता जो चीजें देख वहां पे कर रहा था उसकी थ्योरी की जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस से आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। वहां से आपसे डायरेक्ट नहीं सीटेट में पूछेगा वो कि बताइए कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्वेश्चन भी अब नॉर्मल हो गए, ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी टेट में नहीं पूछा। अगर पूछ भी लिया जाए तो इसका मतलब एग्जाम का स्तर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो, क्यों पूछोगे? ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आप डेवलप कर सकते हो एज अ एग्जामिनर अगर आपसे देखा जाए, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी आपका यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस आपका बुद्धि से डिफरेंस हो जाते हैं, कनेक्ट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चीजें दी गई है, ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस सीधा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के चैप्टर में ही बताया गया है। यहाँ पे आपके डिफरेंसेस बताए गए हैं चाइल्ड सेंटर की, जो बच्चों के आधार पे हम बांटते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा देने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। मेन चीज मुद्दा हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़नी है, ये चीजें हमें पढ़ना बाकी, तो ये दो आपकी थ्योरीज रह जाएंगी। तो इनका थोड़ा वीडियो मैं लंबा बनाऊंगा। लंबा क्यों बनाऊंगा? क्योंकि ये चैप्टर भी आपका बड़ा है, ये चैप्टर भी बड़ा है, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर अपना कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हमारा बचेगा मंडे और ट्यूसडे को हो सकता है मेरी क्लास ना हो, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए ऑफ ले रहा हूँ, और करंट अफेयर का भी आपका डिले हो गया थोड़ा, तो देखेंगे उसको भी। वेडनेसडे को ही शायद आपकी करंट अफेयर क्लास हो पाएगी, वेडनेसडे को हो भी पाएगी कि नहीं, कोशिश करता हूँ कि हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा हो जाएंगे तो उसको रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, कर लेंगे, अगर हो जाएगा तो बिल्कुल कर लेंगे। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीटेट में आपका मुख्यतः मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपने जो मेरा वीडियो देखा होगा, अगर जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चंस के टाइप्स क्या क्या है, आपका फोकस किस चीज पे आपको रख के पढ़ाई करनी है, आप किस तरीके से चीजें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सीटेट पे जो बच्चे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, रिजल्ट तो आ चुका है, तो क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर अपना केवीएस की तैयारी करें या फिर आगे चल के अपना सुपर टेट की तैयारी करें, टीचिंग मतलब एग्जाम्स की तैयारी करें, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी देखते, इसी चीज को देखते हुए हमने एक मिक्सअप सीरीज आपकी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन उसके रेडी हो जाए काफी, क्योंकि 1 के क्वेश्चन की सीरीज वो रहेगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम आपके सारे क्वेश्चन पहले से रेडी हो जाए, तब हम उस सीरीज को स्टार्ट करें, क्योंकि बीच में आपका 1 दिन गैप हो जाए, 2 दिन गैप हो जाए, क्योंकि डेली क्वेश्चन बना के आपको मैं करवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसीलिए हो जाएगी क्योंकि हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन रेडी नहीं हो पाए, किसी कारणवश मैं काम में फंस गया या कहीं फंस गया। 1-2 दिन क्लास का डेली चलता है, लेकिन थ्योरी में ऐसा होता है कि थ्योरी तो मुझे डायरेक्ट ही पढ़ाना होता है, मैं थोड़ा देख लिया, पढ़ लिया, और आपको जो जो मेन चीजें बतानी होगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें कोई पीपीटी बना के या कुछ बना के जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं बोर्ड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। पीपीटी ठीक है, डिजिटल तरीका है, अच्छी बात है, लिखा लिखा है भाई, सामने इंटरेक्शन हो ना, बोर्ड पे लिखता हूँ, पावरपॉइंट तरीके से पढ़ते हैं ना, जिसमें पहले प्रूफ का आया हूँ आपसे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब यही हो जाता है कि जो
हमारा एजुकेशन का फोकस है वो किस तरीके से डायरेक्ट रहना चाहिए, किन किन डायरेक्शंस पे रहना चाहिए, इस चीज पे हम बात करते हैं। ये जैसे आपका चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ आई लर्न, व्हाई आई लर्न। लर्निंग प्रोसेस, व्हाट मेथड आई फॉलो। देखो ये आपका बुक्स में इस तरीके से नहीं दिया होगा, बुक्स में इस तरीके से नहीं दिया। ये कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको अपने तरीके से फ्लो चार्ट के जरिए समझाता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे जो थ्योरेटिकल तरीके से मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ, तो जो आपके फ्लो चार्ट है, बाकी चीजें हैं, ये जो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपके बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मेरे पर्सनली डेवलप की हुई चीजें हैं। डेवलप तो नहीं बोल सकते, पर्सनली मैंने मतलब मेरा कहने का मुद्दा ये हो जाता है मेन तरीके से, मैंने जिस तरीके से चीजों को सीखा है उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता है कि चीज को इजी, मतलब किसी भी थ्योरी को हम इजी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली बात यहाँ पे यही हो जाती है कि जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है। और डेफिनेशन आपका एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको पता तो होना ही होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि आपका हिंदी में लिख देंगे तो यही हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा की जरूरत हमें क्यों? तो आपका एनसीएफ है जो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, जो आपका बोला जाता है शिक्षा नीति के अंतर्गत, और जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड है, आपका सीबीएसई बोर्ड है, और एनसीएफ इसके अंदर एनसीएफ 2006 आ जाता है, एनसीएफ 2000 भी आता है। तो एनसीएफ तो ये इनकी वीडियोस भी मैं आपको अलग से दूंगा, वो थ्योरीज में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम बेसिकली इन्हीं चीजों पे फोकस करके बात करते हैं कि बालक को हमें किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। जो एजुकेशन में चीजें हम उनको थ्योरेटिकली बेस पे पढ़ा सकते हैं, उनका हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वो चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं बच्चे को कक्षा कक्ष में टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट को जो भी चीजें उसको लर्न कराई जा रही हैं, उसका फोकस मेनली किस तरीके से होना चाहिए, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। फोकस उसका इन फ्रंट फोकस ऑफ स्टूडेंट पे होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको आपके अनुसार पढ़ाऊंगा, तो आपका लर्निंग का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। लर्निंग में आप इंटरेस्ट लेंगे और चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन वो क्या जाएगा, अगर चीजें सॉरी थोड़ा लाइट का इशू हो गया, तो लाइट चली गई बीच में। अगर वीडियो आप देखने लगा था तो इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजें हैं, ऑनलाइन पढ़ाई में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा था आपका बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, डेफिनेशन को मैं डिफाइन कर रहा था, बता रहा था। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा एजुकेशन लर्निंग का प्रोसेस है, उसमें एनसीएफ में भी यही बोला गया, सीबीएसई ने भी यही बोला कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए कि बच्चे के अनुसार चीजों को हमें सिखाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। इसका रीजन यही है कि अगर हम इस तरीके से चीजों को सिखाएंगे, उसका जो फ्लो होगा लर्निंग का, अगर वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, जैसा कि आप एरोस देख रहे हैं, एरो का फ्लो भी इसी तरीके से मैंने बना रखा है, अगर बच्चे के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि सीधा सीधा थ्योरीज में ये बताया गया, ये बोला गया है, लर्निंग थ्योरी जो आपकी होती है कि अगर बच्चा रुचि ले रहा है पढ़ने में, सीखने को तैयार है, तो ही वो सीख सकता है। उसको हम जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं, क्लास में जबरदस्ती बैठा कर उसको चीजें नहीं सिखाई जा सकती है। अगर वो तैयार है, तैयार कैसे होगा, अगर चीज उसके अनुसार होगी। अब हुआ क्या कि जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई स्टूडेंट आया विद्यालय में आपके है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता बिल्कुल पढ़ाई में, लेकिन वो मैथ्स पढ़ने में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट लेता है, उसको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है। अदरवाइज उसको जो 5 से 6 सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए आपके, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, और आपका एसएसटी वगैरह हो गया, जो हिस्ट्री के सब जीएस के पोर्शन है सारे, क्लास 3rd 4th के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसको मैथ्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैथ्स की क्लास, जो गणित की कक्षा है, उसको वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन अदर सब्जेक्ट की क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, पीछे जाके बैठता है। वैसे तो वो आगे बैठ जाता है आपके मैथ की जब क्लास होती है, और बहुत अच्छे से इंटरेक्शन भी करता है, टीचर से क्वेश्चन भी करता है, क्वेश्चन पूछता भी है, आंसर भी बहुत अच्छे से करता है, और मैथ में अच्छे स्कोर भी करता है। इसका सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब हो क्या रहा है
टीचर को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, क्योंकि उसको टीचर को तो बाकी सब्जेक्ट में भी उस बच्चे को परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसको रटा देना है सब कुछ, रटाना बिल्कुल नहीं है। इस हद तक उसको समझानी है चीजें कि हर सब्जेक्ट की उसकी पर्टिकुलर एवरेज नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट जरूर ना जरूर किसी एक सब्जेक्ट में जरूर होता है। ये आपका एनसीएफ में भी बोला गया। इसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड का जब आपका चैप्टर पढ़ते हैं हम, तो इन्हीं चीजों पे हमें फोकस करके चीजों को देखना होता है, और आपके क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन ये ज्यादा है, मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। आपका क्वेश्चन डाल के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके जरूर आ जाएंगे चाइल्ड सेंटर्ड से। एक तो कंफर्म 100% है, एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है, 2 भी आ जाएंगे। 2 से ज्यादा शायद मैंने अभी तक तो नहीं देखे हैं किसी भी सीटेट के एग्जाम में। 2 क्वेश्चन आप 2 से ज्यादा नहीं देखे हैं। एक तो श्योर 100%, जैसा कि आपको पिछली क्लास में सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से 1-2 क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं करके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 से 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि उसमें तीनों थ्योरीज हमने पढ़ी ली है, जीन पियाजे, वेगोस्की और आपका कोहलबर्ग। तो तीनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने 2 टॉपिक आपको बता ही दिए हैं, उन 2 टॉपिक से भी आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आधा सिलेबस तो वही है, आधे से ज्यादा मतलब 60-70% चीजें वहीं से आ जाती हैं पेपर में, अगर उतनी चीजों को आपने तैयार कर लिया। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि एग्जाम्पल मैंने जो दिया कि स्टूडेंट है उसको अगर इस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। अब टीचर को करना ये चाहिए कि स्टूडेंट के अनुसार चीजें कन्वर्ट कर देनी चाहिए। उसको भाषा पढ़ानी है, उसके अनुसार पढ़ाएं। उसको गणित पसंद है, गणित में कुछ ऐसी चीजें बताएं। गणित में जैसे हमने थ्योरेटिकल पोर्शन है, हमें उसको भाषा सिखानी है, हिंदी की भाषा हमें उसको सिखानी है, हिंदी लैंग्वेज। वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मैथ में उसका इंटरेस्ट है। अब हम उसको मैथ के जरिए किस तरीके से हिंदी भाषा सिखा सकते हैं, ये हमारी चीज आ जाएगी चाइल्ड सेंटर। मतलब हमने स्टूडेंट के अनुसार चीजों को कन्वर्ट कर दिया। कैसे सिखा पाएंगे, आसान है। उससे बोले कि जो आपका गणित में आपकी गिनती है उसको हिंदी में लिखें, उसको शब्द दें, बड़े बड़े शब्द दें, बड़ी बड़ी संख्याएं दें, 41,563, ठीक है, 56,563। उसको इंटरेस्ट है ना मैथ में, उससे बोले बेटा इसको हिंदी में लिखें। सवाल है जो उसको थ्योरेटिकल सवाल पढ़ाएं, थ्योरेटिकल सवाल में ही उससे कह दें कि बेटा आपने ये चीज गलत लिख दी है। जैसे उसका त्रिकोणमिति वो लिख रहा है शब्द, त्रिकोणमिति शब्द लिख रहा है, इसी में उसको बता देना हिंदी की जो त्रुटियां है, इसी में हम सिखा सकते हैं कि बेटा यहाँ पे आपने मात्राएं गलत लिखी हैं, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। ऐसे उसको हम यहाँ पे, मैथ तो वो पढ़ ही रहा है, वहां पे हम हिंदी की भी चीजें उसको सिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब साइंस भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। साइंस किस तरीके से इंक्लूड कर देगा कि बेटा देखो साइंस में हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये चीजें करते हैं, इसमें हमारा मैथ से भी कनेक्ट करके चीजों को बता सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों तरीके से चीजों को उसको समझा सकते हैं। यही तरीका हमारा हो जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत पूरा आ जाता है। ठीक है, अब ये चार्ट के अनुसार हम चीजों को समझ लेते हैं। थोड़ा चार्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सीधी बात ये आ जाती है, हाउ आई लर्न और व्हाट मेथड आई फॉलो, लर्निंग प्रोसेस और व्हाई आई लर्न। इन चारों चीजों का मतलब ये हो जाता है कि चाहे बच्चे के अनुसार हम चीजें सीख रहे हैं। बच्चा ये अपने आप को आंकता है, ये अपने आप के अंदर सोचता है कि हाउ आई लर्न, मैं कैसे सीखता हूँ, व्हाई आई लर्न, मैं क्यों सीखता हूँ, और लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या है, व्हाट मेथड आई फॉलो, मुझे क्या मेथड फॉलो करना चाहिए, कौन से सिद्धांत, कौन से प्रोसेस फॉलो करने चाहिए जिससे मैं आसानी से सीख सकूं। ठीक है, तो इसी के अनुसार, इन्हीं चारों चीजों के अनुसार एक आपका मेथड, एक प्रोसेस डेवलप किया गया, जिसको हमने बाद में बोल दिया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ही यही हो जाता है कि हमें सारी चीजें बच्चों को बच्चे के अनुसार सिखानी होती है। ठीक है, अब हाउ आई लर्न में ये हो जाता है कि यहाँ पे आपके तरीके, मेथड्स मतलब टाइप्स हो जाएंगे। हाउ मतलब जो हमारा यूनिवर्सल डेवलपमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए हाउ आई लर्न, व्हाई आई लर्न, हाँ ये इसमें भी आ जाएगा। भाई मतलब मैं क्यों, हाउ मैंने कैसे मैं सीखता हूँ, सीखने के तरीके हो सकते हैं। यूनिवर्सल डेवलपमेंट यहाँ पे ना लिखें, यूनिवर्सल डेवलपमेंट इसमें लिखें, इसमें सही आएगा। यूनिवर्सल डेवलपमेंट, यूनिवर्सल डेवलपमेंट का हो जाता है सार्वभौमिक विकास या सर्वांगीण विकास बोल देते हैं। ठीक है, हाउ आई लर्न मतलब सीखने के प्रोसेस है। यहाँ पे मेथड्स में बात कर लेते हैं, मैं कैसे सीख सकता हूँ। उसमें सीखने के प्रोसेस में हो सकते हैं, आप ग्रुप्स में सीख सकता है बच्चा, ग्रुप्स में सीख जाएगा, इंडिविजुअल भी सीख सकता है, और मैनी मेथड्स हो सकते हैं उसके सीखने के।
अकेले भी सीखेगा, समूह में भी सीख लेगा। किस तरीके से तेजी से सीख सकता है, उसमें हमारा हाउ आई लर्न के अंतर्गत आ जाता है। वाई आई लर्न में हम ये बोल देते हैं यूनिवर्सल डेवलपमेंट की चीजें। लर्निंग प्रोसेस में ये चीज है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, उसमें हमारे प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले तो अपना ट्रायल एंड एरर का मेथड आ जाता है। ट्रायल एंड एरर का मेथड इसमें हम डाल सकते हैं। ये आपके बुक्स में कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, बुक्स में कहीं नहीं दिया होगा। इस चार्ट में जो पूरा तरीका है इसको बताने का, वो बेसिकली मैंने अपने अनुसार बनाया है, तो बुक्स में आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस में बेसिकली यही बोला गया, ट्रायल एंड एरर हम लिख देते हैं। तो क्योंकि लर्निंग प्रोसेस की बात ये है कि बच्चा पहले चीजें सीखेगा, गलतियां करेगा। जब ज्यादा गलतियां करेगा तो इसका मतलब हमारी लर्निंग अच्छी हो रही है। ज्यादा गलतियों का मतलब ये नहीं होता, कोई बच्चे को अगर कोई चीज सिखाई जा रही है तो अगर गलती कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सीख नहीं पा रहा, तो उसको हम डांट दें, फटकार दें, इसका मतलब ये नहीं होता। क्योंकि लर्निंग में यही बोला जाता है कि सीखने के दौरान अगर कोई कुछ गलती नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सीख ही नहीं रहा है। मेन मुद्दा ये है कि अगर लर्निंग के दौरान कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, एलपी जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एलपी बोला जाता है इसको। तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वहां पे मिस्टेक्स नहीं हो रही है, इसका मतलब ये जाता है कि वो लर्निंग हो ही नहीं रही है। वो जो आपका ग्राफ है, पैरामीटर ऑफ लर्निंग है, जो आपका चलता है, ग्राफ चलता है, इसको इरेज करना पड़ेगा तभी चीज सही से समझ में आ सकती है। जगह नहीं है बोर्ड में, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। देखो, दो ग्राफ आपके होते हैं लर्निंग के, लर्निंग प्रोसेस के दो ग्राफ होते हैं, ठीक है। एक तो इस तरीके से आपको बुक्स में नहीं बना मिलेगा, ठीक है। एक तो आपका डायरेक्टली ये हो जाता है कि लर्निंग का सीधा प्रोसेस एक ये हो गया, ठीक है। एक में आप डिफाइन करके इस तरीके से बता सकते हैं कि एक आपका ये हो गया, और एक में हम और एक तरीके से बता सकते हैं, एक आपका ये हो गया। अब मैं ग्राफ के जरिए आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पे जो लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग और प्रोसेस, लर्निंग हो रही है, बच्चे ने सीखना स्टार्ट किया, डायरेक्टली वो डिफाइन करते हुए ऊपर तक जा रहा है, पूरे तरीके से बताते हुए यहाँ पे समझ रहा है कि यहाँ पे ना कहीं उतारा है, ना चढ़ावा है, किसी भी तरीके से चीजें कम ज्यादा नहीं हो रही हैं, सीधा वो एक ही फ्लो में सीखता हुआ चला जा रहा है। तो इसको भी हम लर्निंग के अंतर्गत नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बच्चा छोटा है 4 से 5 साल का और उसको कभी किसी क्लास में फेल ही ना हुआ हो, किसी एग्जाम में फेल ना करे, डायरेक्टली एक तरीके से एक जर्नी में अपनी चीजें सीखता हुआ चला जाए, डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो लर्निंग थ्योरीज के अंतर्गत इस चार्ट को भी गलत माना जाता है। अब ये भी नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा बिना मिस्टेक किए सीख जाए। जब वो लर्निंग कर रहा था क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, ऐसे तो पढ़ते हुए आगे जाएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता है कि वो एक तरीके से एक फ्लो में सीखता हुआ जाए, उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें मिस्टेक्स करे ही ना। तो ये चार्ट भी आपका गलत हो जाता है, इसको भी हम गलत ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ट बना है आपका, इसमें जो लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें आपका अप्स एंड डाउन है। सीखने की प्रक्रिया में अगर अप्स एंड डाउन नहीं है, इसका मतलब यही हो जाता है कि बच्चे ने पहले यहाँ पे सीखना स्टार्ट किया, एक वक्त के बाद वो सीख रहा था, फिर उसका सीखने का समतल आया, पठार आ गया। यहाँ पे इस प्रोसेस को ही बोल दिया गया, सीखने का पठार बोल दिया जाता है, इसी को बताया जाता है। फिर उसने डाउनवर्ड्स मार दिया, फिर आगे चल के ये फिर ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से आपका चलता हुआ जाता है। इसको हम बोल देते हैं लर्निंग का प्रोसेस यही सही है। इस चार्ट को ही हम सही मानते हैं कि लर्निंग के दौरान उसमें कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स को सुधारा जाएगा, बच्चा और तरीके से आगे चीजें अच्छी तरीके से कर पाएगा। इसी को हम लर्निंग प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ट सबसे ज्यादा सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों चार्ट आपके गलत है। बुक्स में आपका ये दोनों चार्ट नहीं दिए गए होंगे, ये वाला चार्ट दिया गया होगा। इसको मैंने डिफाइन करने के लिए थोड़ा अलग तरीके से बना दिया, जिसमें बिल्कुल आप मेथड मत अपना लगाने लगना कि मैंने इस तरीके से बताया तो मैंने गलत बता दिया। गलत मैं पहले ही बोल चुका हूँ, साइकोलॉजी में परसेप्शन होता है, कुछ गलत सही नहीं होता। आपका परसेप्शन कितना अच्छा है दूसरे से, एग्जामिनर से अच्छा कितना है, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। बाकी फैक्चुअल चीजें, थ्योरीज हैं, वो
मैं पढ़ाऊं या कहीं भी आप पढ़ो वो सेम ही रहनी है, उनमें कोई नहीं बदल जाएगा। अगर आपको मैं भी बताता हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी की बात बताता हूँ तो सेम दूसरा भी बताएगा, उसमें अलग अलग आपको कोई नहीं बता देगा। जिम त्याजे ने 4 स्टेजेस में SPCF में बांटा है, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा, वो दूसरा भी बताएगा, ठीक है। परसेप्शन आप डेवलप करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बताया है, किस तरीके से समझाया, और मुझे क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। प्रोसेस बात वही है ना कि लर्निंग की प्रोसेस में मैं चेंज इवेंट कर सकता हूँ, लेकिन लर्निंग के थ्योरीज में मैं चेंज इवेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट मेथड आई फॉलो में ये हो जाएगा कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए बच्चे के सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब बच्चे के मन में ये आता है कि मुझे ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि मैं गिनती जल्दी सीख लूं, ओलन जल्दी सीख लूं, ABCD जल्दी सीख लूं, जो छोटा बच्चा होता है ना। और टीचर के अंतर्गत भी आता है कि मुझे ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि मैं बच्चे को जल्द से जल्द सिखा सकूं। तो इसमें आपके कई तरीके आ जाता है। एक तो आपका प्रदर्शन विधि आ जाता है, चार्ट का फॉलो कर सकते हैं, बाकी और चीजों को भी डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों को सामने ले जाके, एनवायरनमेंट में ले जाके उनको इन चीजों से कनेक्ट करके हम चीजें उनको सिखा सकते हैं। तो ये चीजें आपका हो जाता है चाइल्ड सेंटर में। बेसिकली मुद्दा ये था कि इसको समझ लिया आपने तो फिर आपका आसान हो गया। अब चैप्टर में जो चीजें हैं मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ कि मेन मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं, उनको देख लें। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो थ्योरी है वो आप जानते होंगे, मैंने सुपर टेट के सिलेबस में जो आपकी वीडियोस डलवाई है उसमें मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ाया है। चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एक बार, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन करके बता दिया था। यहाँ पे लेकिन ज्यादा उस तरीके से बताना नहीं, वहां पे फैक्चुअल तरीके से बताया, जो फैक्ट होते हैं ना उनको बताया है, तो फैक्ट की हमें यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है? We can't deny the fact of asking question in the class. डिनाई नहीं करेंगे स्टूडेंट को, डोंट डिनाई द स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। सेकेंड आ जाता है praise the student to ask questions. थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है the syllabus is defined as the needs of students. हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं अभी सबको डिफाइन करके बताऊंगा, मतलब सबको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, तो परेशान मत हो जाना कि मैं पूरा इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं। डोंट डिनाई द स्टूडेंट इन द क्लास, प्रेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, द सिलेबस इज डिफाइंड एज द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और हम इसमें बात कर लेंगे द सिलेबस डोंट बी ब्रॉड एंड theoretical connect the class with environment प्रोब्स। प्रोब्स का मतलब ये हो जाता है कि बच्चे को हमें बाहर के वातावरण से जोड़ के देखना है, ठीक है। द सिलेबस कांट बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टीचर सेंटर। देख रहे थोड़ा बहुत हो सकता है ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गया हो, जो सिलेबस की टॉपिक की फीलिंग है उसको समझना, ठीक है। हो सकता है ग्रामेटिकली मैं थोड़ा एरर कर दिया हूँ,
उस पर मत फोकस कर लेना, मैं ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर का टीचर नहीं हूँ, ये बात समझ लेना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेटा सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, इसमें ये देख लेते हैं। डोंट डिनाई द स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब ये हो गया है कि अगर कक्षा में कोई भी छात्र है, स्टूडेंट है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई मतलब ये है कि अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछ दिया या फिर उसने कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया या फिर उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो और बाकी मैं 10 स्टूडेंट में से 9 स्टूडेंट को समझा पा रहा हूँ, एक को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो हम उसको डिनाई इग्नोर नहीं करते। यहाँ पे डिनाई में इग्नोर भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे इग्नोर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डोंट डिनाई द स्टूडेंट इन द क्लास एंड इग्नोर, डोंट इग्नोर मतलब इग्नोर हम उसको नहीं करेंगे। उस एक स्टूडेंट को भी हमें साथ में लाना है बाकी स्टूडेंट के साथ में। तो चीजें किस तरीके से हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यही आता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अगर आपने 6 से 7 पॉइंट याद कर लिए या नहीं तो समझ लिए तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब भी तो थ्योरीज आपको और अच्छे मतलब जो बेसिक पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, वहां पे मैं आपको बताता चलूंगा। अब थ्योरी की क्लास है तो थ्योरी के तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्यों हो जाता है? बच्चे की प्रशंसा करनी है, उसको प्रोत्साहित करना है और उसको रीइंफोर्स करना है, पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट करना है बच्चे का। प्रेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि वो क्लास में प्रश्न पूछे, प्रश्न करे, उसके प्रश्नों का जवाब दिया जाए, उसको बताया जाए। जब प्रश्न पूछेगा तो उसको चीजें और तरीके से पता चल पाएंगी। अगर हम भी उससे वो प्रश्न कर रहा है तो उसको गलतियां पता चल पाएंगी अपनी लर्निंग के दौरान वो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा है, वो मिस्टेक्स हम पता लगा सकते हैं, उनका फिर डायग्नोस किया जा सकता है, उनका निदान निकाला जा सकता है, उनको डायग्नोस्टिक प्रोसेस में डाला जा सकता है, ठीक है, जिसको हम नैदानिक प्रक्रिया बोल देते हैं। किसी बच्चे की समस्याओं का पता लगाना क्या बोला जाता है, उस बच्चे का निदान किया जाएगा, समस्याओं को पता लगाना हो जाएगा, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम्स को नोट करना। प्रेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, जिसको हम रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत डालेंगे। अगर बच्चा अच्छा जवाब देता है किसी भी सवाल का तो हम उसको प्रेज करेंगे, बेटा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। हाँ, बच्चे ने जस्ट हमने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, बच्चे से हमने कुछ उसको सिलेबस में टॉपिक पढ़ाया, हमने टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए, उसने बताना स्टार्ट किया, वो गलत बता रहा है, हमें पता है, तो हम डिनाई नहीं कर देंगे उसको। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डोंट डिनाई द स्टूडेंट इन द क्लास। हम उसको डिनाई नहीं कर देंगे, इग्नोर नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। उसको कहेंगे हाँ बेटा ठीक बता रहे हो, ठीक बता रहे हो। वो बोलना सीख रहा है, उसका बोलना ज्यादा जरूरी है। वो गलत सही बोल रहा है वो नहीं जरूरी है, क्योंकि वो बोलना सीख गया तो गलत और सही वो क्या बोल रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। अगर वो बोलना ही नहीं सीख पाया तो वो सही सीख भी गया तो क्या फायदा है फिर आगे चल के? कोई फायदा नहीं। बड़ी क्लास में जब वो जाएगा अगर उसको सही आता भी होगा तब भी वो डर उसके अंदर भय बना रहेगा, बोलने के जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उसकी डेवलप ही नहीं हो पाएगी और वो क्लास में तब भी नहीं बोल पाएगा अगर आज उसको बोलने से रोक दिया गया। वो गलत बता रहा है, बताने दिया, आप उसको बाद में करेक्शन कर दें, बेटा आप इस चीज को ऐसे बताएं, आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया, आपने बहुत अच्छा तरीका आपको एक्सप्लेन करने का, उसको डायरेक्ट वही नहीं रोक देंगे, अरे नहीं आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं कर देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं करना होता है। यही हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत हमें सिखाया जा सकता है। डोंट डिनाई द स्टूडेंट इन द क्लास, प्रेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, द सिलेबस इज डिफाइंड एज द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। डिफाइंड मैंने वर्ड यहाँ पे इसलिए डाला है कि जो सिलेबस है उसको बच्चे के अनुसार परिभाषित किया जाएगा। बुक्स में आपकी ये लाइन इस तरीके से नहीं लिखी है, उसमें लिखा ऐसा है कि जो सिलेबस वो बच्चे के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, ऐसा लिखा है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, इम्प्रोवाइजेशन किया। इम्प्रोवाइजेशन इसलिए किया कि अगर हम इस लाइन को इस तरीके से बोले कि पाठ्यक्रम को बच्चे के अनुसार परिभाषित किया जाए, ये अच्छा लगता है पढ़ने में, और परिभाषित करना एक वर्ड बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है हमारे लिए, और हमें भी लगता है हाँ परिभाषित करना मतलब बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग सिलेबस को जब हम परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको बनाते हैं, तो वो उसको सीखने की प्रोसेस में काम ज्यादा आ सकता है, उसको हम अच्छे से सिखा सकते हैं। द सिलेबस डोंट बी ब्रॉड एंड थ्योरेटिकल, ये तो आपका बेसिक है
कि सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा के ये मतलब नहीं है कि उसको 8 10 20 किताबें दे दी हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भरा पड़ा है उसमें, मतलब लर्निंग उसकी कुछ हो ही नहीं रही है, वो सिर्फ बुक्स में ही पढ़ रहा है स्टूडेंट, और कोई दिक्कत आपको उसकी है ही नहीं। ठीक है, जस्ट एक सेकंड रुके। हाँ ठीक है आपका। तो हो क्या रहा था कि ब्रॉड एंड थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, सिलेबस छोटा होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू उसकी नीड्स के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कनेक्ट द क्लास विद एनवायरमेंट प्रॉम्प्ट्स। एनवायरमेंट प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये है कि कक्षा को हमें वातावरण मतलब पर्यावरण के प्रॉम्प्ट्स के अनुसार कनेक्ट करना है एक दूसरे से, ताकि बच्चा पर्यावरण के साथ जुड़ के चीजों को सीख पाए। अब अगर हम एनवायरमेंट की कुछ चीजें उसको सिखा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में सिखा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चे को सिखा रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि हम उसको थ्योरेटिकली प्रोसेस के दौरान बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। हमें ये करना है कि बच्चे को हम जाके बाहर ले जा सकते हैं एनवायरनमेंट में, उसको पेड़ एक दिखा सकते हैं, पेड़ के लिए प्रोसेस पूरा बताएंगे कि बेटा सनलाइट आती है, सनलाइट से आपका खाना लेता है पेड़, जो पौधा है उसके अनुसार चीजें हो जाती होती हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने हो जाएगा, इससे उसकी लर्निंग में जो इंटरेस्ट आएगा ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्लास की अपेक्षा, सॉरी मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलना चाह रहा था, लेकिन क्लास की अपेक्षा वो चीजें ज्यादा हो जाएगी बाहर जब हम उसको ले जाएंगे, बाहर के वातावरण से जोड़ देंगे। ठीक है, अब द सिलेबस कांट बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टीचर सेंटर, मतलब अध्यापक के अनुसार चीजें नहीं होनी चाहिए ज्यादा, अध्यापक के अनुसार चीजें उतनी ही हो सकती हैं जितना कि अध्यापक चीजें देख रहा है खुद से कि मैं थोड़े बहुत चेंजमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन टीचर सेंटर्ड चीजें बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो हमारी चीजें हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और इस प्रोसेस को ही अच्छा माना जाता है। लेकिन जो आपके बड़े ग्रेजुएशन लेवल हो जाता है, आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, वहां पे चीजें टीचर सेंटर्ड ही होती है, वहां पे चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं और जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे और जूनियर लेवल पे, मतलब 1 से 8 तक की कक्षाओं के बच्चों को लेकर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये दोनों क्लासेस आपकी बराबर रूप से प्राइमरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जूनियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों पेपरों के लिए ये बराबर क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी और जूनियर लेवल के बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ पे है द सिलेबस कांट बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टीचर सेंटर्ड, अध्यापक के केंद्रित चीजें नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित ही चीजें होनी चाहिए, और जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल पे चाइल्ड सेंटर्ड ही आपका प्रोसेस मेथड काम करता है, जबकि आपका 9th 10th 11th 12th में थोड़ा बहुत चीजें डिफाइंड, हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, टीचर सेंटर्ड चीजें थोड़ी हो जाती हैं, लेकिन वहां पे भी चाइल्ड सेंटर्ड ही चीजें रखने की बात की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आ रही है उसमें भी, तभी आपका 10th का जो बोर्ड्स की एग्जाम है उसको हटाने की बात की जा रही है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, वो टीचर सेंटर्ड के अकॉर्डिंग की वजह से नहीं हो रहा है। बट जब हम ग्रेजुएशन लेवल में चले जाते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में चीजें आपकी टीचर सेंटर्ड ही पूरी होती है। ठीक है, वहां पे अध्यापक ही सर्वव्यापी है, आप वहां पे कुछ नहीं कर पाते हैं, और ये बात सही भी है। सेमेस्टर में अगर बैक लगनी है तो लगनी है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इंटरनल्स में अगर किसी टीचर ने नंबर काट दिए तो काट लिए, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बात तो मतलब डिक्टेटर है टीचर, टीचर के अनुसार सब कुछ होना है। चाइल्ड सेंटर तो वहां भूल ही जाइए, आप चाइल्ड रहे भी नहीं है और चाइल्ड सेंटर चीजें होनी भी नहीं है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर के मजे आप सिर्फ प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल पे ही ले सकते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी में चाइल्ड सेंटर का नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, सारी चीजें टीचर सेंटर्ड ही होने वाली है। हाँ, तो ये मजाक की बातें हैं, और जो भी मजाक मैं करता हूँ उसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सारी चीजें कक्षा में जो बोली जाती है मेरे द्वारा सारी काल्पनिक है, सिर्फ आपका जो सिलेबस है उसको छोड़ के। ठीक है, तो इस पर फोकस करें, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेन पॉइंट्स आपके यही है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने हिंदी में बोला पूरा ही है, लिखने की वजह से मैं इंग्लिश में लिख दिया है, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को ना लगे कि हमारा बहिष्कार हो रहा है कक्षा में, या फिर हिंदी वाले विद्यार्थियों को भी ना लगे कि हमारा बहिष्कार हो रहा है कक्षा में। दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी, इसको हम बोल देते हैं समावेशी शिक्षा। देखो आपका एक पॉइंट और क्लियर कर दिया हमने। जरा सी चीजें हैं, समझने का फेर है, समझ लिया तो कर जाएंगे, फंस के रह गए तो कभी नहीं समझ में आएगा। अब इसके बाद अगर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है,
मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी इसके बाद भी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो बेटा फिर समस्या लर्निंग प्रोसेस में है आपके। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का सा डिफाइन कर देता हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपका आ जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपका यही है कि मुख्यतः ये बांट देते हैं कि कोई भी ए विद्यार्थी है, बी विद्यार्थी है, दोनों समान रूप से कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। दोनों का जो लर्निंग का प्रोसेस है अलग अलग होगा, लर्निंग का मेथड है अलग अलग होगा, लर्निंग की स्पीड है दोनों की अलग अलग होगी। ये किस वजह से है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस में आ जाता है एनवायरमेंट, हेरिडिटी, ठीक है, और आपका सोशलाइजेशन, ये कारक हो जाते हैं आपके, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपका प्रोसेस में क्या हो जाता है, तरीके क्या क्या हो जाते हैं। फिजिकल डिफरेंस में फिजिकली डिफरेंस हो सकते हैं, फिजिकल लेवल पे इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब टाइप्स में क्या क्या हो सकते हैं और कॉजेस क्या हो सकते हैं। कारक ये हो गए आपके, और किस लेवल पे हम बात करते हैं, जैसा कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया तो सोशलाइजेशन हो गया, फिजिकल, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, डेवलपमेंट को पार्ट में डिवाइड किया गया। उसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपके फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। आईक्यू लेवल पे हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, इंटेलिजेंस आईक्यू में भी डिफरेंस होंगे, उनकी बुद्धि में भी डिफरेंस होंगे, बच्चों के अलग अलग होंगे, फिजिकल देखने में भी होंगे, आकार के अनुसार भी होंगे, आईक्यू इंटेलिजेंस होंगे आपके बुद्धि के अनुसार बताते हैं। सोशल कल्चर, एक आपका साउथ का बच्चा है, एक आपका यूपी का बच्चा, दोनों के कल्चर में डिफरेंस है, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जोड़ा जाता है, ठीक है। देन आ जाता है आपका, 3 ही लिखे, मेरे हिसाब से 3 ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपके यही मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपका 70 to 30% का फर्क आता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का 70 to 30% का रेशियो होता है, जाके बनता है, ठीक है। 70 to 30% एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है बच्चे के विकास में। उसी के अनुसार एनवायरनमेंट अगर बच्चों का अलग अलग है, जैसा कि एक एग्जांपल मैं ले लूं यहाँ पे कि एक बच्चा गांव में रहता है, एक बच्चा शहर में रहता है, तो दोनों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो बच्चा सिटी में रह रहा है उसका पढ़ने का तरीका, ढंग, हर चीज सीखने की अलग होगी अकॉर्डिंग टू द जो विलेज में बच्चा रह रहा है, इन द एक्सेप्ट ऑफ जो सिटी वाला बच्चा है, उसके पर्सपेक्टिव में, उसके व्यू में देखा जाए तो जो विलेज में बच्चा रह रहा है उसको सीखने का प्रोसेस, तरीका, रहने का ढंग, बोलने का तरीका वो भी अलग होगा। ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे रिलेट करता है। हेरिडिटी में आ जाता है, आनुवांशिक तरीके हो जाता है कि उसके पापा होशियार थे पढ़ने, मम्मी होशियार थी, तो बच्चा भी ऑटोमेटिक होशियार हो जाएगा। चांसेस ज्यादा है, 50 to 60% चांसेस है, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब 100% थ्योरी लागू कर दो आप किसी के व्यू पर। जरूरी नहीं है आपके बच्चे भी होशियार हों आपसे ज्यादा, हो सकता है आप अभी होशियार नहीं, आपके बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हों, ये भी हो सकता है। सोशलाइजेशन का फर्क लगता है, सोशलाइजेशन का फर्क तो इसी में आ गया, एनवायरनमेंट में। सोशलाइजेशन एनवायरनमेंट में ही चला गया, मतलब आसपास का वातावरण। अगर आसपास के लोग अच्छे हैं, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, एजुकेटेड सोसाइटी है, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा, एजुकेटेड बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाएगा। चारों तरफ का जो स्लम्स एरिया में बच्चे रहते हैं उनका वातावरण देख लो, और जो अच्छी सोसाइटी में बच्चे रहते हैं उनका वातावरण देख लो। यहाँ पे टाइप्स डिफरेंसेस में, टाइप्स में क्या क्या आ जाता है, मतलब डिफाइन किया गया है, बांटा किस किस तरीके में दिया। फिजिकल, आकार में, देखने में, कलर में, रंग में, बाल, मतलब किसी भी तरीके, कोई हाइट में लंबा है, कोई छोटा है, कोई थिन है, कोई फैट है, ये डिफरेंस होगा फिजिकल के आधार पे। सोशल एंड कल्चर में होंगे, एक बच्चा यूपी का है, एक साउथ का है, बता दिया मैंने। आईक्यू लेवल पे किसी बच्चे का आईक्यू 80 से 90 है, प्रतिभाशाली बालक है, कोई गॉड गिफ्टेड है, कोई ज्यादा होशियार है, कोई एवरेज बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, कोई जड़ बुद्धि है, ये आपका आईक्यू में आ गया। इसको भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रखा जाता है। लर्निंग में मैंने बता ही दिया कि कोई बच्चा जो है आपका प्रोसेस में डिफरेंस करेगा, मेथड में अलग अलग तरीके अपना लेगा, स्पीड अलग अलग होगी।
दोनों में जो लर्निंग के मतलब लर्निंग के जो पैरामीटर्स हैं, दोनों में लर्निंग के पैरामीटर्स वो ए बच्चे में अलग अलग होंगे, बी बच्चे में अलग होंगे। इसी को हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रखा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बस इतनी चीज आपको समझनी थी, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा वहीं पे। इतना आप समझ लें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये चीजें होती हैं। वहां पे आप इससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बच्चे के विकास में उसका वातावरण क्या भूमिका निभाता है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है वातावरण मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चे के विकास में कौन सा मुख्य भूमिका नहीं निभाता, तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए होंगे, अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। एनवायरनमेंट निभाता ही है, ठीक है, हेरिडिटी निभाता है और सोशलाइजेशन तो निभाती है। एक आपका चौथा पॉइंट अलग दिया होगा, वो आपका गलत ऑप्शन मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा सारी चीजें आपको डिफाइन की जा रखी हैं और सारी चीजें बताई जा रखी हैं। मुख्यतः हमारा टॉपिक था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसको हमने ठीक से समझ लिया, देख लिया, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जो जो मेन चीजें थी हमने सीख ली है। मैं चाहूँ तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को और अच्छे से यहाँ से आपको ले जाकर डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्लास को छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि आप थ्योरेटिकल चीजें क्यों करा रहे हो चैनल पे, मतलब अकेडमी पे। वो चीजें कोई फॉलो नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ना, नहीं कर जो चीजें हों। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मैं थ्योरेटिकल ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में भी बोलता रहूंगा, मैं इस चीज को डिफेंड भी करूंगा आगे चल के, अभी भी हो जाए। एमसीक्यू की तरफ मैं बिल्कुल मतलब उसके फेवर में नहीं हूँ, थ्योरेटिकल के फेवर में हूँ। थ्योरी अगर आपको आती है, थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आप किताबें भर दें। थ्योरी का मतलब ये हो जाता है कि आपको किसी भी टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट पता है, तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आ जाए, 50 में आप 45 सही मार दोगे, कोई गलती कोई दो राय नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। और साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ही होते हैं। कॉन्सेप्ट है, आपने की पॉइंट्स हैं, उन चीजों को पकड़ लिया तो सीटेट छुट्टियों में निकलता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, डिफाइन कर दी हैं। और थ्योरी की अब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्लासें मैं और दे दूंगा आपको। हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं होगी, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा सकता हूँ, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बाकी क्लासेस आपकी होती रहेंगी, मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। और ये क्लास आज आपकी हो जा रही है, और उसके बाद हम ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे से हम अपना कैरी ओवर कर लेंगे। बुधवार को आपकी थ्योरी की क्लास होगी, बृहस्पतिवार को होगी, शुक्रवार को होगी, शनिवार को होगी। 4 क्लासें मैं आपको और दे दूंगा। 4 क्लासेस के बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म मैं कर दूंगा 4 क्लासेस में। हो पाए या ना हो पाए, वो तो नहीं चाहूँ तो नहीं होगा, 8-10 क्लासेस जाएंगी, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि 4 क्लासेस में ही आपको 2-2 क्लास इंक्लूड कर दिया जाएगा। भले क्लास में 1.5 घंटे की बना दूँ, 2 घंटे की बना दूँ, आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद सुपर टेट की जो बुक का प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी हद तक चीज़ें हैं। उसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम आपका पास में नहीं है। एग्जाम के जस्ट आपके 1 महीने में चीज़ वो आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए अच्छे से। सेकेंड थिंग आता है आपका करंट अफेयर का पोर्सन। तो करंट अफेयर की क्लास आपकी शायद वेडनेसडे को ही आपकी हो पाएगी। अगर वेडनेसडे को नहीं हो सकती है, कोशिश मैं करूँगा कि वेडनेसडे को हो जाए, क्योंकि मैं अगर ट्यूसडे को वापस आता हूँ तो अगर नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो पाए, सब चीज़ें ठीक ठाक तरीके से हो पाए, तो आपको बुधवार को क्लास मिल जाएगी। अगर बुधवार को नहीं मिल पाती है तो एक दिन का सब्र और कर लें, फिर हम बृहस्पतिवार को क्लास कर लेंगे। सोमवार का करंट अफेयर, मंगलवार का, बुधवार का, और आज का शनिवार का और शुक्रवार का, मतलब आपका कम से कम 6 दिन का करंट अफेयर हो जाएगा। कम से कम हमारे 20 से 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी आपका हो जाएगा। करंट अफेयर बेटा बच्चों ने बोला कि आप कराएं तो कराता हूँ। कुछ ही लोग देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है 1 मिलियन प्रोसेस आएगा, ये भी मैं नहीं सोचता हूँ। स्टूडेंट होते हैं, 5 हैं मेरे पास, 10 हैं, 15 हैं, 20 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, हजारों होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपना भी टाइम आएगा और सबका आता है तो अपना भी आएगा। जो मेरा अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रही बात बाकी चीज़ों की, हिस्ट्री का आपसे बोला गया, तो जीएस मैंने अपने ऊपर ही भार उठा लिया है कंधों पे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं पेडागॉजी का सब्जेक्ट टीचर हूँ। पेडागॉजी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और इसका सब्जेक्ट टीचर मैं हूँ, और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन जीएस में मेरा इंटरेस्ट है, जीएस में एक हद तक पढ़ा सकता हूँ। जो चीज़ें मतलब पढ़ाने का ये नहीं हो जाता। एमसीक्यू देखो कोई भी पढ़ा सकता है, थ्योरी आपको हर कोई नहीं पढ़ा सकता। थ्योरी आपको सब्जेक्ट टीचर ही पढ़ा सकता है, तो थ्योरी मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब रही बात हिस्ट्री में, मैं आपको थ्योरी की क्लासेस नहीं दूंगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट ही क्लासेस दी जाएंगी। वो है आपकी एमसीक्यू की। एमसीक्यू वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसी तरीके से क्लास आपकी एक बन के तैयार हो जाएगी पॉलिटी की भी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपकी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में बेहतर चीज़ों के साथ और नई ऊर्जा के साथ। आपसे मुलाकात होगी हमारे सीधे मुलाकात क्या, मैं थोड़ा अपडेट बना रहूँगा, आपसे अपडेट करता रहूँगा। जो आउट ऑफ द स्टेशन जा भी रहे हैं तो आपको ये भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, कहाँ पे जा रहे हैं परेशान लोग, वो भी आपको मिलवा दिया जाएगा। ब्लॉग वगैरह तो हम कर नहीं सकते हैं कि हमारा चैनल तो टीचिंग रिलेटेड है, तो ब्लॉग की वीडियोस हम डालने लगे, ऐसा तो कर नहीं देंगे। हाँ, आपके लिए चीज़ें हैं, थोड़ा तरीके होते हैं, अपना रहे हैं और आपके लिए ला रहे हैं नई नई चीज़ें। तो बेटा हम आपसे मिल पाएंगे बुधवार को हम क्लास करेंगे, और सोमवार और मंगलवार को अब आपकी क्लास हमारी नहीं हो पाएंगी। सोमवार को आपकी जो बोर्ड की क्लासेस हैं वो पूरा होगा, करंट अफेयर भी नहीं हो पाएगा, मंगलवार को भी नहीं हो पाएगा। शाम को जो क्लासेस हैं मैथ्स की, कुंदन सर की भी वीडियोस आपकी आएंगी, जो है मैथ्स का उनका सिलेबस जो बचा हुआ था वो आपका शायद उनका सोमवार मंगलवार में खत्म हो जाएगा, फिर आगे भी उनका प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में बेहतर चीज़ों के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।